हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के बारे में। उसमें हमने पढ़ लिया था नॉर्मली क्या इंट्रोडक्शन होगा, मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या पढ़ना है हमें। और देन हमने शुरू कर दिया था मैक्सवेल स्क्वायर और मैक्स बॉर्न स्क्वायर और क्या बोलते हैं उसको, मैजिक स्क्वायर, उसके बारे में पढ़ के मैक्सवेल रिलेशन और साइक्लिक रूल तक हमने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट अलग अलग रहते हैं उनके बारे में। और एक टर्म आएगा, पाथ फंक्शन एक आएगा और एक स्टेट फंक्शन आएगा, उनमें डिफरेंस क्या रहता है, किसको पाथ फंक्शन बोलते हैं और किसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स। इससे क्वेश्चंस आता है इसलिए पढ़ा रहा हूं, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स में पहला कोफिशिएंट आता है थर्मल एक्सपेंसिविटी। क्या आता है, थर्मल एक्सपेंसिविटी, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंसिविटी, और उसको बोलते हैं आइसोबारिक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, और उसको डिनोट करते हैं अल्फा साइन से। डिनोट करते हैं किस साइन से, अल्फा साइन से। तो हमारा थर्मल क्या है, एक्सपांशन कोफिशिएंट क्या होता है, आइसोबारिक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट होता है अल्फा इक्वल टू dV/V डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इसको हम बाय डेफिनेशन बोल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/V dV/dt एट कांस्टेंट P। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पार्शियल में भी लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है एक टर्म, del V/del T एट कांस्टेंट P। इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूं कि रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर को बोलेंगे क्या, थर्मल एक्सपेंसिविटी और आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। समझ में आया? ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों ही लिख लीजिए। अल्फा इक्वल टू होगा dV/V डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको अगर हम डिराइव करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमें फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो आइडियल गैस है उसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, आइडियल गैस के लिए अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT। तो दैट इंप्लाइज V इक्वल टू होता है RT/P, RT/P। तो मेरा अल्फा का वैल्यू क्या था, 1/V del V/del T एट कांस्टेंट P, आया ना। तो यहाँ पे V का वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, del/del T ऑफ RT/P। तो R तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर में लिया है, तो ये तो बाहर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 1/V इंटू R/P
डेल बाय डेल टी ऑफ टी एट कांस्टेंट पी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हो गया आर बाय पी वी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पी वी के जगह आर टी पुट कर दूंगा, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो मेरा अल्फा का वैल्यू कितना आया, 1 बाय टी। तो दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू आया मेरा 1 बाय टी। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए आया, आइडियल गैस के लिए आया। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद मेरा दूसरा कोफिशिएंट आएगा, वो आएगा क्या, कॉम्प्रेशन के लिए। ये आया किसके लिए, एक्सपांशन के लिए। दूसरा आएगा क्या, कॉम्प्रेशन के लिए। उसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और उसको डिनोट करते हैं बीटा। उसको डिनोट करते हैं बीटा सिंबल से। तो पहले एक्सपांशन के लिए पढ़ा, ये वाला क्या हो, कंप्रेशन हो रहा है, और आइसोथर्मल हो रहा है। आइसोथर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। पहला वाला आइसोबारिक हो रहा था तो प्रेशर कांस्टेंट हो रहा था। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला है कि बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय वी बाय dp एट कांस्टेंट t। इसको लिख सकते हैं -1 बाय वी dv बाय dp एट कांस्टेंट t। तो -1 बाय वी क्या हुआ, डेल v बाय डेल p एट कांस्टेंट t। ये भी लिख सकते हैं। ये है मेरा किसका इक्वेशन, बीटा का इक्वेशन और बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा आप खुद बना सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसको बोलेंगे रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। तो नेगेटिव ऑफ रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम with respect to change in pressure at constant temperature is called क्या, बीटा, और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो लिख लीजिए। इसका भी हम देख लेंगे वैल्यू कि आइडियल गैस के लिए क्या होगा। तो आइडियल गैस के लिए क्या होगा देखते हैं। मेरा बीटा का वैल्यू कितना था, बीटा का वैल्यू था -1 बाय वी डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आया ना। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होगा, आप n मोल के लिए भी ले सकते हो, पर हम 1 मोल के लिए लेते हैं क्योंकि एक n वाला टर्म ना आए तो अच्छा है सिंप्लिसिटी के लिए। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पी वी इक्वल टू आर टी, दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू क्या हो गया, आर टी बाय पी। v इक्वल टू क्या हो गया, आर टी बाय पी। तो मेरा बीटा इक्वल टू -1 बाय वी डेल बाय डेल पी आर टी बाय पी एट कांस्टेंट टी। तो मेरा आर टी बाहर आ जाएगा, -RT बाय वी डेल बाय डेल पी 1 बाय पी एट कांस्टेंट टी। इसका वैल्यू कितना होगा, -1 बाय पी स्क्वायर। तो -RT बाय वी -1 बाय पी स्क्वायर, -1 बाय पी स्क्वायर। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो आर टी बाय पी स्क्वायर भी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी बाय पी इंटू पी भी, आया ना। तो आर टी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, पी रह गया, पी भी के जगह आर टी पुट कर दिया। आर टी मेरा कैंसल आउट हो गया, तो मेरा आया वैल्यू कितना, 1 बाय पी। तो आइडियल गैस के लिए मेरा बीटा का वैल्यू होता है 1 बाय पी। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस मेरा बीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 बाय पी।
इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आइसोथर्मिक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बेटा ये वाला होगा ऑप्शन सही, और जिस ऑप्शन में ये वाला एक्सप्रेशन दिया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा थर्ड कोफिशिएंट, जो कि आखिरी वाला है। 3 ही कोफिशिएंट आपको पढ़ना है। थर्ड थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक थर्मल प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट। ठीक है, और उसका दूसरा नाम भी है आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। दोनों में से कोई भी नाम लिखा होगा सही है, उसको हम गामा बोल के सिंबल देते हैं। ठीक है, तो आइसोकोरिक थर्मल प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, नहीं तो आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट भी उसको बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं क्या? गामा। तो मेरा गामा क्या होता है? गामा इक्वल टू होता है आइसोकोरिक, मतलब क्या होगा? मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये तो सबको पता है। और बोला है कि प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर का चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर का बेस है, मतलब क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव चेंज ऑफ प्रेशर रहेगा, और क्या रहेगा? dt रहेगा एट क्या रहेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होगा मेरा गामा का वैल्यू। नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट है। चेंज कौन हो रहा है? प्रेशर का चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर का रिलेटिव ये रहेगा, और टेम्परेचर का भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/p dp/dt एट कांस्टेंट v। तो लिख सकता हूँ 1/p del p/del t, पार्शियल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मेरा गामा का एक्सप्रेशन हो गया ये वाला। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? रिलेटिव, गामा का डेफिनेशन हो गया रिलेटिव चेंज इन प्रेशर with respect to change in temperature at constant volume। एट क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया मेरा। क्या हो गया? प्रेशर बेस्ड और टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज, आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट, और उसको क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक थर्मल प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहला वाला एक्सपांशन था, दूसरा वाला क्या था? पहला वाला आइसोबारिक एक्सपांशन था, दूसरा वाला था आइसोथर्मल कंप्रेशन, तीसरा वाला है आइसोकोरिक एक्सपांशन। ठीक है, हो गया। तो हमने देखा कि पहला 2 कोफिशिएंट में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट था, और ये लास्ट वाले में क्या है? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसीलिए प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका भी वैल्यू हम आइडियल गैस के लिए चेक कर देते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होगा? देखिए मेरा, आपको पता है कि गामा इक्वल टू हो रहा है 1/p del p/del t एट कांस्टेंट v। ठीक है, उसके बाद फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमें पता है कि pv इक्वल टू क्या होगा? RT होगा। तो दैट इम्प्लाइज मेरा p इक्वल टू होगा RT/v। हाँ या ना? तो गामा इक्वल टू क्या हो गया? 1/p del/del t
आर टी बाय वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, तो हो गया आर बाय पी वी डेल बाय डेल टी ऑफ टी एट कांस्टेंट वी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा मिल गया आर बाय पी वी। तो आर पी वी का वैल्यू है आर टी, कैंसल आउट हो गया 1 बाय टी, दैट इम्प्लाइज गामा इक्वल टू 1 बाय टी। तो आइडियल गैस के लिए क्या क्या हो रहा है, अच्छे तरह से देखिए आइडियल गैस के लिए क्या क्या हो रहा है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या क्या आ गया, मेरा अल्फा का वैल्यू हो गया 1 बाय टी, बीटा का वैल्यू हो गया 1 बाय पी, और गामा का वैल्यू क्या हो गया 1 बाय टी। ये 3 वैल्यू आ गया अल्फा बीटा और गामा का। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे मोटे, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं, इसको लिख लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जो इनको बेस करके है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है लिखिए। क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। ए में दिया है बीटा गामा पी, बी में दिया है बीटा गामा बाय पी, सी में दिया है बीटा बाय गामा पी, डी में दिया है बीटा पी बाय गामा। ये 4 ऑप्शन दिया है और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा लिखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप पहले देख लीजिए। तो पहला स्टेप तो है कि क्या है अल्फा, क्या है बीटा, क्या है गामा, पहले हमें लिख देना है। तो अल्फा इक्वल टू क्या है मेरा, अल्फा इक्वल टू क्या है 1 बाय वी डी वी बाय डी टी, और इसको डेल लिख देंगे तो डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट क्या था, प्रेशर था, है ना। वैसे ही बीटा इक्वल टू क्या था -1 बाय वी डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी, और गामा था 1 बाय पी क्या था डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर में, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, और तीसरा कांस्टेंट वॉल्यूम में। 3 कोफिशिएंट हमें मिल गया। तो मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे हम कैसे इनको रिलेट कर सकते हैं वो देखने के लिए, यहाँ पे क्या है v बाय टी है ना, यहाँ पे क्या है v बाय पी है, और यहाँ पे p बाय टी है। तो देखिए अगर मैं साइक्लिक रूल अप्लाई कर रहा हूँ, p है उसके बाद आ रहा है कौन v आ रहा है, उसके बाद मेरा t आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ v से अगर स्टार्ट करूँ डेल v बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट v इंटू डेल पी बाय डेल v एट कॉन्स्टेंट t इक्वल टू -1। अगर मैं साइक्लिक रूल यूज कर रहा हूं तो इस टाइप का एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट p है, ठीक है। उसके बाद डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी नहीं है, उसका उल्टा वाला है, मतलब डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी है। वैसे यहाँ पे जैसे मेरा डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट भी है, यहाँ पे क्या है डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी, मतलब इसका उल्टा यहाँ पे है, इसका उल्टा यहाँ पे है। तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन लाना है, मुझे ये वाला एक्सप्रेशन लाना है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मेरा डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू होगा अल्फा वी, आया ना, अल्फा भी। ठीक है, वैसे ही
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरा डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, मतलब इसको उल्टा कर दिया, इसको मैंने इस साइड ले गया, ये वाला टर्म को मैं अगर लेफ्ट साइड ले गया तो ये हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाय बीटा भी हो जाएगा। बीटा को या राइट साइड ले आया, इसको मैं लेफ्ट साइड ले गया। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट भी इक्वल टू 1 बाय गामा पी हो गया। ठीक है, 1 बाय गामा पी हो गया। क्योंकि हमें देखना चाहिए कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर अगर हम कोई रिलेशन बना सकते हैं तो वो हम साइक्लिक रूल से ही बना सकते हैं। तो साइक्लिक रूल में जो जो टर्म आएगा उस हिसाब से हमें इनको रीअरेंज करना है, उस हिसाब से हमें इनको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो उसके बाद लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल क्या है, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी इंटू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट v इंटू डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट t इक्वल टू -1। यहां तक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इनका वैल्यू पुट करना है। उसके बाद हमें इनका वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट p है क्या, अल्फा इंटू वी इंटू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट v कितना है, 1 बाय गामा p इंटू डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट t कितना है, -1 बाय बीटा v इक्वल टू -1, इक्वल टू क्या हुआ, -1। तो यहां तक आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ जानना है कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। थर्मोडायनेमिक्स में वही प्रॉब्लम आता है कि अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं किया है ना, आप अप्रोच करने में ही आप गलती कर बैठोगे। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप जितना भी ज्यादा क्वेश्चन हो सके उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर वे से ही आप कर पाओगे। मतलब आपको पहले उस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप कर भी नहीं सकते। बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, इसीलिए अच्छे तरह से देखिए। तो ये वाला हो गया पार्ट, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, अल्फा, यहां पे v और v कैंसल आउट हो गया, आया ना। उसके बाद क्या कैंसल आउट हो गया, माइनस, और इस साइड का माइनस कैंसल आउट हो गया। तो हो गया अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इंटू गामा इंटू पी इक्वल टू क्या हो गया, +1। तो दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा गामा पी। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, बीटा गामा इंटू पी। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया मेरा ए ऑप्शन। आंसर आ गया मेरा क्या, ए ऑप्शन। नोट डाउन कर लीजिए। देन हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि so that for gaseous substance del P by del T at constant V equal to alpha by beta। del P by del T at constant V equal to alpha by beta। तो यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा का इन्वॉल्वमेंट है ना। यहाँ पे किन किन का इन्वॉल्वमेंट है, अल्फा और बीटा का। हमें दिखाना है कि ये जो अल्फा बाय बीटा होता है वो डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी होता है, क्योंकि कुछ जगह पे हमें इस वाले टर्म को यूज करना पड़ेगा, इसीलिए ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम अल्फा और बीटा का एक्सप्रेशन लिख देंगे।
तो अल्फा क्या होगा 1/v डेल v बाय क्या होता था आइसोबारिक डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। हाँ या ना। वैसे मेरा बीटा क्या होता था -1/v डेल v बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा बाय बीटा इक्वल टू क्या होगा 1/v डेल v बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट p डिवाइडेड बाय -1/v डेल v बाय डेल p एट कॉन्स्टेंट t। 1/v कैंसल आउट हो गया, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। तो इसको मैं लिख दिया डेल v बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू ये हो गया, ये माइनस रहा 1 बाय डेल v बाय डेल p एट कॉन्स्टेंट t। तो 1 बाय ये जितना होता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट p इंटू क्या हो गया ये डेल p बाय डेल v एट कॉन्स्टेंट t। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो दैट इम्प्लाइज अल्फा और बीटा उसको अगर मैं रीअरेंज कर दिया साइक्लिक के हिसाब से, आपका जो भी मन हो आप वैसे लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ये हो गया मेरा अल्फा बाय बीटा का वैल्यू। तो मुझे इससे यहां तक लाना है, मतलब मेरा यहाँ पे वॉल्यूम बाय टेम्परेचर है, प्रेशर बाय वॉल्यूम है, बच गया कौन प्रेशर बाय टेम्परेचर। तो ये कहां से आता है याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ये कहां से आता है, ये वाला जो टर्म बच गया है, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का पार्शियल हो गया है, प्रेशर और वॉल्यूम का पार्शियल हो गया है, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर का बचा है। उसके लिए हमें साइक्लिक रूल यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, साइक्लिक रूल। तो जहां पे देखना कि दो पैरामीटर के अंदर ऐसे रिलेशन दिया होगा, तीसरे का नहीं दिया होगा, वहां पे साइक्लिक रूल ही यूज होता है, हर वक्त यूज होता है। ठीक है, तो इसको इरेज किया। देन हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिए हैं नीचे। P हो गया, V हो गया, T हो गया, हाँ या ना। तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल क्या बोल सकते हैं हम, डेल V बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P, डेल V बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P इंटू डेल टी बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट V। क्या आ गया, डेल V बाय डेल टी, उसको डेल टी बाय डेल P डिवाइडेड बाय डेल P बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट T इक्वल टू -1। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरा डेल V बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P इंटू डेल P बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट T इक्वल टू क्या हो गया, -1 बाय डेल टी बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट V इक्वल टू हो गया डेल P, वो इनवर्स हो गया डेल्टा V माइनस। ठीक है, आपको उसके बाद पता है अल्फा बाय बीटा का वैल्यू अगर इतना है तो दैट इम्प्लाइज माइनस अल्फा बाय बीटा का वैल्यू कितना आएगा, डेल V बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P डेल P बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट T। ये आएगा माइनस अल्फा बाय बीटा का वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा अभी देखिए, यहां से ये वाला वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दूंगा। माइनस अल्फा बाय बीटा का जो वैल्यू है वो इसके साथ सेम है, तो ये वाला वैल्यू लेके मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया दैट इम्प्लाइज माइनस अल्फा बाय बीटा इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी कैंसल आउट हो गया। तो दैट इम्प्लाइज अल्फा बाय बीटा इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी हो गया। तो हमें जो प्रूव करना था हमें वो मिल गया। क्या मिल गया, अल्फा बाय बीटा इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमें आगे काम आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूं।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन दिया है कि फॉर 1 मोल, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन दिया है कि सो दैट फॉर ए गैसियस सब्सटेंस अल्फा बाय बीटा इक्वल टू आर बाय वी माइनस बी। अल्फा बाय बीटा इक्वल टू क्या दिया है, आर माइनस वी बाय बी। तो ऑब्वियसली ये अगर एक्सप्रेशन दिया है मतलब ये किसके लिए दिया है, रियल गैस के लिए दिया है। ये किसके लिए दिया है, ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि ये रियल गैस के लिए ही दिया है। ठीक है, तो अप्रोच कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे सॉल्यूशन में फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस वेंडर वाल्स इक्वेशन इज क्या होगा, P प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, RT हो रहा है, हाँ या ना। तो मुझे पता है कि मेरा अल्फा बाय बीटा का वैल्यू कितना हुआ था, अभी पिछला क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, क्या हो रहा था, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी हो रहा था, हाँ या ना। तो मुझे अल्फा बाय बीटा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यहां से पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा। सिंपली बात है, क्योंकि अल्फा बाय बीटा का वैल्यू क्या होता है, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी, क्या होता है, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। ठीक है, आप एक तरफ से इजीली भी याद रख सकते हो। ये वाला आइसोबारिक के लिए है तो कांस्टेंट सब भूल जाओ, इसका अलग एक्सप्रेशन आएगा, इसका भी अलग एक्सप्रेशन आता है, पर आप इजीली याद रख सकते हो। ये क्या है, आइसोबारिक है तो प्रेशर रह गया, ये क्या है, आइसोथर्मल है, इसीलिए टेम्परेचर का चेंज रहेगा, और जो बच गया वो कांस्टेंट हो गया, मतलब वॉल्यूम बच गया। आप ऐसे शॉर्टकट में याद रख सकते हो, पर कंफ्यूज मत होइए, आप ये एक्सप्रेशन याद रखिए कि डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि P प्लस ए प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, RT बाय वी माइनस बी। तो दैट इंप्लाइज प्रेशर क्या हो जाएगा, RT बाय वी माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वायर, माइनस ए बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए मेरा जो डेल पी बाय अल्फा बाय बीटा इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल टी आर टी बाय वी माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट भी। इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल टी आर टी बाय वी माइनस बी, आया ना, एट कांस्टेंट भी माइनस डेल बाय डेल टी ए बाय वी स्क्वायर एट कांस्टेंट भी। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए। हो गया, तो यहां से देखिए ये वाला टर्म है, उसमें तो टेम्परेचर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और भी माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो दैट इंप्लाइज मेरा अल्फा बाय बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाय भी माइनस बी इंटू डेल टी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी माइनस 0, आया ना। तो दैट इंप्लाइज मेरा अल्फा बाय बीटा क्या हो गया, इसका तो वैल्यू 1 आता है, तो ये हो गया आर बाय भी माइनस। तो मुझे मिल गया कि मेरा अल्फा बाय बीटा का वैल्यू क्या होता है, आर बाय भी माइनस बी होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा फंक्शन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, हाँ या ना। तो जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होते हैं, जो हमारा फंक्शंस होते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, और नॉर्मली फंक्शंस भी हम बोल सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो वो जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मेरे जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो एक को हम बोलते हैं क्या, स्टेट फंक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं क्या, पाथ फंक्शन। क्या क्या है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जो फंक्शन स्टेट फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो हमारा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और कौन से पाथ में वो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वैसे पाथ फंक्शन क्या करेगा, जिस पाथ में प्रोसेस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या है, इनका जो वैल्यू है स्टेट फंक्शन का क्या होगा, वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड does not depend on path followed। ठीक है। वैसे पाथ फंक्शन में क्या होगा, ये क्या होगा, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। मतलब क्या देखिए आप, मतलब क्या देखिए, पकड़ लीजिए एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट है बी। तो मैं ए से बी ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे सीधे भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ। तीन रूट है अगर ए से बी जाने के लिए, तीन रास्ता, तो पकड़ लीजिए। तो अगर एक फंक्शन है जो कि सिर्फ ए का स्टेट और बी का स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ए का स्टेट और बी का स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, देन वो होगा मेरा क्या, स्टेट फंक्शन। मतलब आप अगर इस पास से जाओ, एक नंबर पास से जाओ या दो नंबर पास से जाओ या तीन नंबर पास से जाओ, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ बी कहाँ पे है और ए कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, देन उसको बोलेंगे हम क्या, स्टेट फंक्शन। और अगर कोई एक फंक्शन है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब अगर एक नंबर पाथ पे जाए तो उसका वैल्यू अलग रहेगा, दो नंबर पाथ में जाए तो उसका वैल्यू अलग रहेगा, और तीन नंबर पाथ में जाए तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, अलग रहेगा, देन उसको हम बोलेंगे क्या, पाथ फंक्शन, क्योंकि वो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल क्या रहता है, देखिए स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल हमारा रहता है, हम जितने भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पढ़ते हैं और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पढ़ते हैं, जैसे मतलब पोटेंशियल भी और पैरामीटर भी दोनों आएंगे इसके अंदर। जैसे एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी, उसको यू भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, वॉल्यूम, ये सब, और केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, ये सब आएंगे मेरा क्या, स्टेट फंक्शन में। मतलब ये सब एटसेट्रा लिख दे रहा हूं, ये सब आएंगे मेरा क्या, स्टेट फंक्शन में। समझ में आया। पर मेरा अगर वार्क है, वार्क जिसको W बोलते हैं, वार्क है, या हीट चेंज है, या मेरा हीट चेंज है, क्या है हीट चेंज, Q है, नहीं तो मेरा
हीट कैपेसिटी है उसको लिखते हैं क्या, C। ये सब पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इनको हम बोलेंगे क्या, पाथ फंक्शन। इसको हम बोलेंगे क्या, पाथ फंक्शन। तो आप सिर्फ जानिए कि वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी को बोलते हैं क्या, पाथ फंक्शन, और स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरा जितना भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस है उनमें से दो टाइप का आएगा, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपका एंथैल्पी है और आपका इंटरनल एनर्जी पकड़ लीजिए, इधर अगर EA है, इधर क्या है, EB है, तो आप पाथ नंबर 1 से जाइए, 2 से जाइए या 3 से जाइए, मेरा डेली का वैल्यू होगा EB माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल। समझ में आया, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस। और डेल यू भी आप लिख सकते हो, इसको आप डेल यू भी लिख सकते हो, आपका मन है। और अगर देखिए, अगर वार्क हम देखें तो वार्क ऐसे नहीं आता। क्यों वार्क ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है A to B का, तो यहाँ पे मेरा वार्क कम ही लगेगा कंपेरेटिवली इन दोनों से। मतलब वार्क पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा रास्ता आपको चलना पड़ेगा आपका वार्क भी क्या होगा, उतना ज्यादा आप करोगे, इसलिए वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। पर देखिए जैसे एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टेट फंक्शन और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो जो स्टेट फंक्शन रहते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, स्टेट फंक्शन। तो देखिए, अगर मैं A से B को जा रहा हूं, B से C को जा रहा हूं, C से D को जा रहा हूं, ठीक है, C से D को जा रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, इनिशियल स्टेट है, ये मेरा क्या है, फाइनल स्टेट है, और ये सब इंटरमीडिएट स्टेट है, पकड़ लीजिए। तो इसका पकड़ लीजिए इंटरनल एनर्जी UA है, इसका इंटरनल एनर्जी UB है, इसका है UC और इसका है UD। ठीक है, UD समझ में आया। तो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा वो देखिए आप। मेरा जो क्या है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जिसको मैं डेल यू टोटल लिखूंगा, वो ऐसे लिख सकता हूं, पहला स्टेट, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो तीनों स्टेप को अगर ऐड करूंगा तो क्या होगा, पहला स्टेप के लिए UB माइनस UA होगा, दूसरा स्टेप के लिए क्या होगा, UC माइनस UB होगा, तीसरा स्टेप के लिए क्या होगा, UD माइनस UC होगा। तो UC UC कैंसल आउट हो गया, UB UB कैंसल आउट हो गया, तो मेरा मिल गया मुझे क्या, UD माइनस UA। मतलब मेरा टोटल चेंज मुझे मिल गया क्या, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। अगर मैं A से D डायरेक्ट अगर चला जाऊंगा, इसका UA इसका UD है, तो मेरा डेल U वही मिलेगा, डेल U का वैल्यू मुझे UD माइनस UA ही मिलेगा। मतलब मैं एक स्टेप में जाऊं या मल्टीपल स्टेप में जाऊं, मेरा स्टेट फंक्शन का जो चेंज है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा, बीच का कोई भी स्टेप हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आए। पकड़ लीजिए और एक एग्जांपल, ये तो डायरेक्ट जा रहा है, ये क्या है, ये स्टेप से जा रहा है। और एक पकड़ लीजिए, A जा रहा है, पकड़ लीजिए F को, F जा रहा है D को, और एक पाथ में जा रहा है, ये एक पाथ में गया, ये एक पाथ में गया, ये और एक पाथ में जा रहा है। तो इसका UA है, इसका है UF है, इसका UD है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मैं लिख रहा हूँ, आप इसको एंथैल्पी के हिसाब से भी देख सकते हो, टेम्परेचर के हिसाब से भी देख सकते हो, वॉल्यूम के हिसाब से भी देख सकते हो, आपका जो मन है आप कर सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मेरा डेल यू क्या हो रहा है, डेल यू टोटल,
डेल यू टोटल पहले होगा यू एफ माइनस यू ए, किसके लिए, फर्स्ट प्रोसेस के लिए, ये सेकंड प्रोसेस है। दूसरे के लिए क्या होगा, यू डी माइनस यू एफ प्लस यू डी माइनस यू एफ, यू एफ कैंसल आउट हो गया तो यू डी माइनस यू ए। तो देखिए मैं ऐसे जाऊं डी तक तो भी मेरा टोटल चेंज क्या हो रहा है, यू डी माइनस यू ए। मैं डायरेक्ट चला जाऊं फिर भी उसका चेंज हो रहा है यू डी माइनस यू ए, या मैं और कोई भी पाथ पे चला जाऊं उसका भी क्या टोटल चेंज हो रहा है यू डी माइनस यू ए। मतलब मेरा जो पाथ है, तीन अलग अलग पाथ में फॉलो कर रहा हूं, फिर भी वो क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू सेम ही आएगा, ओनली वो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही होता है स्टेट फंक्शन का प्रॉपर्टी। ठीक है, यही होता है स्टेट फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो लिख सकता हूं क्या, डिफरेंट पाथ्स बट सेम रिजल्ट। रिजल्ट सेम ही आ रहा है, पाथ अलग है पर रिजल्ट सेम ही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया हो। पर मेरा वर्क डन होता या हीट चेंज होता या मेरा हीट कैपेसिटी होता, देन वो पाथ को डिपेंड करते, क्योंकि वो पाथ फंक्शन। और देखिए जनरली देखिए आप, डी तो डिफरेंशियल हर जगह में लिखा रहता है, पर मेरा जो स्टेट फंक्शन होता है ना, उसका जनरली चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं, ऐसा बड़ा वाला डेल्टा से। और अगर पाथ फंक्शन होता है ना, उसको ऐसे डेल दे के लिखते हैं। मतलब समझ में आया। मतलब मैं जनरली लिखता हूँ क्या, डेल्टा एच लिखता हूँ, पर मैं क्या लिखता हूँ, डेल डब्ल्यू या डेल क्यू लिखता हूँ। एक्चुअली आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, आप डी एच लिख सकते हो, डी डब्ल्यू लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप ऐसे डेल्टा में उसको साइन करोगे तो डेल्टा एच होगा, डेल्टा यू होगा, डेल्टा वी होगा, डेल्टा पी होगा, पर ये होगा क्या, डेल, डेल डब्ल्यू, डेल क्यू, डेल सी, इस टाइप का आएगा साइन। ये आपको आप जानिए, इंफॉर्मेशन ये एक दे दिया कि आप ऐसे साइन से भी देख के बोल सकते हो कि ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन का और एक प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट फंक्शन का और एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर साइक्लिक फंक्शन है, अगर साइक्लिक फंक्शन है देन, और साइक्लिक प्रोसेस है, फंक्शन तो नहीं बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है, तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन, पकड़ लीजिए u है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 है। साइक्लिक प्रोसेस अगर है, फॉर एग्जांपल मैं u का पकड़ा हूं इंटरनल एनर्जी का, तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका डेल यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको हम डेल यू इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं या इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन होता है ना, तो छोटा 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 स्टेप मिलके पूरा होल स्टेप को वो रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें भी फाइनल और इनिशियल ही आ जाता है। तो उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 है और उसका डेल्टा भी 0 है, हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है और ए से डी जा रहा है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। इसका है यू ए, इसका है क्या, यू बी, इसका है यू सी, इसका है यू डी। तो मेरा डेल्टा ई टोटल क्या हो जाएगा और डेल्टा यू टोटल क्या हो जाएगा, ई बी माइनस, और यू बी माइनस, ई बी क्यों लिख रहा हूँ, यू बी माइनस यू ए फर्स्ट प्रोसेस के लिए, प्लस यू सी माइनस यू बी, प्लस यू डी माइनस यू सी, प्लस यू डी माइनस यू ए, क्योंकि ये फिर से ए को ही जा रहा है, तो यू बी कैंसल, यू ए, ठीक है, सॉरी ये वाला हुआ क्या, यू ए माइनस यू डी, यू ए कैंसल, यू सी कैंसल, यू डी कैंसल।
तो क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब साइक्लिक प्रोसेस है जो कि मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जहाँ पे सेम है तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये है एक प्रॉपर्टी किसका, स्टेट फंक्शन का। देन क्या होगा, जो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शंस always give एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है कि कोई अगर डिफरेंशियल है वो अगर यूलर्स थ्योरम को फॉलो करेगा तो उसको बोलते हैं हम क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो यूलर्स थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे और उसको यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे इस टॉपिक में हमारा नॉलेज क्या हो और बढ़ जाए, क्योंकि यूलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, इसीलिए हमें यूलर्स थ्योरम समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, फंक्शंस और डिफरेंशियल्स बोल सकते हो, दैट फॉलोज फंक्शंस दैट फॉलो यूलर्स थ्योरम, फंक्शन दैट फॉलोज यूलर्स थ्योरम, उसको बोलेंगे हम क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मेरा यूलर्स थ्योरम क्या होता है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यूलर्स थ्योरम लिखिए, यूलर्स थ्योरम क्या होता है, ये होता है एप्लीकेबल ऑन लीनियर फंक्शंस। मतलब मेरा लीनियर फंक्शंस अगर है, मतलब जिसका ग्राफ, जिस फंक्शन को अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो लीनियर आ रहा है, उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शंस का के ऊपर ही यूज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, इफ हम कंसीडर करते हैं z इज ए फंक्शन, z इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, देन हम z को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, f ऑफ एक्स वाई। तो मेरा डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से हो जाएगा dz इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट क्या होगा, x होगा, dy होगा, नीचे जिसका डेल होगा ऊपर उसका ही d होगा, और जो बच गया वो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये वाला इक्वेशन तो जिगजैग है, मतलब ये तो लीनियर नहीं दिख रहा है क्योंकि दो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई को एक m बोल के वैल्यू हम ले जाते हैं, और डेल जेड बाय डेल वाई एट कांस्टेंट x को हम n पकड़ लेते हैं। तो दैट इंप्लाइज क्या हो गया, डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये वाला क्या हो गया, जिगजैग से लीनियर में कन्वर्ट हो गया। तो जिगजैग टू लीनियर कन्वर्सन, मतलब एक जिगजैग फंक्शन से लीनियर फंक्शन में क्या हो गया, कन्वर्सन हो गया। ठीक है, जिगजैग से लीनियर फंक्शन में इसका कन्वर्सन हो गया। तो एक फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे m इक्वल टू हमने ले लिया डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई,
n इक्वल टू लिया डेल जेड बाय डेल वाई एट कांस्टेंट x, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, देखिए तो वो बोलता है कि फॉर z टू बी ए स्टेट फंक्शन क्या है, इट मस्ट बी एग्जैक्ट, इट मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। सो टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू, ये ए सी है क्या, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या होगा। तो यूलर्स थ्योरम मेरा बोल रहा है कि डी जेड मेरा और डी जेड अगर स्टेट फंक्शन है, जेड अगर मेरा स्टेट फंक्शन है, तो मेरा क्या हो सकता है, देन डी जेड मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। समझ में आया। अगर जेड मेरा स्टेट फंक्शन है तो मेरा उसका जो डी है मतलब डेरिवेटिव है डी जेड है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। तो ये कब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, जब वो यूलर्स थ्योरम फॉलो करेगा। और यूलर्स थ्योरम बोलता है कि देखिए मेरा जो m है वो किसके साथ है, dx के साथ है। तो मैं क्या करूंगा, उसको पार्शियली डेरिवेटिव कर दूंगा y के टर्म्स में, उसको पार्शियली डेरिवेटिव क्या कर दूंगा y के टर्म्स में, इक्वल टू डेल n बाय n है dy के साथ, तो उसको x के टर्म मतलब ऑपोजिट टर्म के साथ उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डेल बाय डेल वाई डेल जेड बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई एट कांस्टेंट एक्स इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो ये अगर मेरा इक्वल होगा तो मेरा डी जेड एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तो मेरा जेड क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। मेरा जेड क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। समझ में आया। ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो मेरा जो यहां पे है, मेरा जेड क्या हो सकता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो सकता है कोई भी, मतलब H हो, U हो, A हो, G हो, जो भी हो सकता है। और मेरा जो एक्स वाई है, मेरा जो एक्स वाई है वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये पोटेंशियल होगा, ये वेरिएबल्स होगा। ऑपोजिट भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये दोनों ही स्टेट फंक्शन होंगे, एंड ये दोनों ही क्या होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे। दोनों को ही हम बोलेंगे क्या, स्टेट फंक्शन। मतलब जो वेरिएबल है और जो पोटेंशियल है सब भी स्टेट फंक्शन ही होते हैं। तो यूलर्स थ्योरम सबको अभी समझ में आ गया होगा, सबने लिख लिया होगा। अभी इसको बेस करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई whether dz equal to x dy plus y dx is an exact
डिफरेंशियल और नॉट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल और नॉट। ठीक, तो मेरा फंक्शन क्या है, dz इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो मैंने क्या कर रहा था, मैं dz इक्वल टू एम डी एक्स लिख रहा था प्लस एन डी वाई लिख रहा था। मतलब dx के साथ जो होगा वो होगा मेरा n, और dy के साथ जो होगा वो होगा मेरा n। तो यहाँ पे मेरा m क्या है, y है, और n क्या है, x है। अब देखिए dy के साथ x है, dx के साथ कौन है, y है। ठीक है, तो मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए क्या होगा, डेल एम बाय डेल वाई एट कांस्टेंट क्या होगा, x होगा, जिसका dx होगा उसका डेल y होगा। समझ में आया, इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ y एट x इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे ही मेरा डेल एन बाय डेल x एट कांस्टेंट y इक्वल टू क्या हो गया, डेल बाय डेल x ऑफ x एट कांस्टेंट y इक्वल टू 1 हो गया। तो इन दोनों से मुझे मिल गया कि डेल एम बाय डेल वाई एट कांस्टेंट x इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट y। सो क्या होगा मेरा, dz इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मेरा dz क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, अभी दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द एग्जैक्ट डिफरेंशियल df of a state function f of xy among the following is। तो आप याद रखिए एक चीज की, जो मेरा फंक्शन होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, और जो डिफरेंशियल उसका होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, फॉलोइंग इज, ए दिया है एक्स डी वाई, बी दिया है डी एक्स माइनस एक्स बाय वाई डी वाई। ठीक है, डी वाई, और थर्ड दिया है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और डी दिया है 1 बाय वाई डी एक्स माइनस एक्स बाय वाई डी वाई, एक्स बाय वाई डी वाई। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों को ही चेक करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, पहला ये में क्या है, ऑप्शन में एक्स डी वाई है, प्लस क्या होगा, इसको लिख देंगे हम डी एफ इक्वल टू क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस 0 इंटू डी एक्स होगा। तो मेरा m है 0, n है क्या, x। आया ना, तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि डेल एम बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x इक्वल टू 0 हो जाएगा, पर डेल एन बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट x इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ x एट कॉन्स्टेंट x, इसका वैल्यू हो गया 1। तो ये दोनों तो नॉट इक्वल है, आया ना, तो मेरा ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो मेरा ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अभी बी ऑप्शन को चलते हैं, अभी मेरा बी ऑप्शन को चलते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या दिया है, डी एफ इक्वल टू
डी एक्स माइनस एक्स बाय वाई डी वाई। तो ये 1 इंटू है, तो मेरा यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है माइनस एक्स बाय वाई, है ना। ये प्लस ऑफ माइनस एक्स बाय वाई लिख सकते हैं ना इसको, प्लस ऑफ माइनस एक्स बाय वाई इसको लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू ये है। तो मेरा डेल m बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x, ये तो कांस्टेंट है ना 1, तो इसका वैल्यू तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। पर मेरा डेल n बाय डेल x एट कांस्टेंट y क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स बाय वाई एट कॉन्स्टेंट y इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाय वाई। तो ये दोनों क्या है अनइक्वल है, मतलब नॉट इक्वल, ये दोनों क्या है नॉट इक्वल है। तो बी ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी मेरा क्या होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। अभी सी ऑप्शन में चलते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन में क्या दिया है, डी एफ इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दिया है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दिया है। तो मेरा m का वैल्यू है y, n का वैल्यू है क्या माइनस एक्स। तो दैट इम्प्लाइज डेल m बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ y एट कॉन्स्टेंट x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, है ना, इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। वैसे मेरा डेल n बाय डेल वाई डेल x एट कॉन्स्टेंट x इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स एट कॉन्स्टेंट x। तो इसका वैल्यू हो गया माइनस 1, तो इसका 1 इसका माइनस 1, मतलब ये दोनों क्या है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब मेरा सी ऑप्शन भी क्या होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, मेरा सी ऑप्शन भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी सी तो कैंसल आउट हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा डी ही आंसर होगा। तो हम डी का चेक कर देते हैं, डी क्यों आंसर होगा देख लेते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन में देखिए आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। m इक्वल टू क्या होगा 1 बाय वाई, n इक्वल टू है माइनस एक्स बाय वाई, हाँ या ना। तो डेल m बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ 1 बाय वाई एट कॉन्स्टेंट x, इसका वैल्यू हो गया माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। वैसे ही डेल n बाय डेल x एट कॉन्स्टेंट y इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ x बाय वाई एट कांस्टेंट y। कांस्टेंट y है मतलब x क्या है कांस्टेंट y है ना, माइनस एक्स बाय वाई है, माइनस एक्स बाय वाई है, ठीक है, माइनस एक्स बाय वाई है। तो अभी देखिए y तो कांस्टेंट है, तो मेरा y कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, हाँ या ना। सॉरी ये ऑप्शन में दिया है x बाय वाई स्क्वायर दिया है, ऑप्शन में x बाय वाई स्क्वायर दिया है। तो n का वैल्यू क्या होगा x बाय वाई स्क्वायर, तो ये है x बाय वाई स्क्वायर। तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेल एक्स बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए 1 बाय वाई डी एक्स माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर डी वाई था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है इक्वल हो जा रहा है, मतलब मेरा डेल एम बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स इंटू ऑफ एट कॉन्स्टेंट वाई। तो दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब ये क्या होगा मेरा जो डी एफ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, मेरा डी एफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरा आंसर हो जाएगा क्या डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन डी को चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा गलती था एरर हो गया था तो मैंने चेंज करवा दिया, ठीक है।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेरीफाई वेदर dz इक्वल टू 51x स्क्वायर वाई प्लस 47y4 dx प्लस 17x क्यूब प्लस 188xy क्यूब dy इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, जैसे हर वक्त कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप ही हम जाएंगे, रस नहीं करना है हमें। तो dz इक्वल टू क्या है मेरा 51x स्क्वायर वाई प्लस 47y4 dx प्लस 17x क्यूब प्लस 188xy क्यूब dy। तो मेरा m का वैल्यू क्या है 51x स्क्वायर वाई प्लस 47y4। n का वैल्यू क्या है 17x क्यूब प्लस 188xy क्यूब। ठीक है, m और n का वैल्यू मैंने लिख लिया। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगा, जब डेल m बाय डेल वाई एट कांस्टेंट x इक्वल टू क्या है डेल बाय डेल वाई ऑफ 51x स्क्वायर वाई प्लस 47y4 एट कांस्टेंट x। इसको सेपरेट आउट कर दिया तो क्या हो गया डेल बाय डेल वाई ऑफ 51x स्क्वायर वाई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ कांस्टेंट x 47y4 एट कांस्टेंट x। ठीक है, तो इसमें तो क्या हो गया x वाला टर्म कुछ नहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 51x स्क्वायर प्लस 51x स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना 47 इंटू 4 वाई क्यूब 47 इंटू 4 वाई क्यूब 47 इंटू 4 वाई क्यूब। तो इसका वैल्यू आ गया 51x स्क्वायर प्लस 188 वाई क्यूब। ठीक है, 51x स्क्वायर इंटू 188 वाई क्यूब। ठीक है, अभी डेल एम बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स का मुझे वैल्यू मिल गया। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा डेल एन का निकालूंगा, तो क्या होगा डेल एन बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स सॉरी डेल एन बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, क्योंकि एन किसके साथ है डी वाई के साथ है तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया डेल बाय डेल एक्स ऑफ 17x क्यूब प्लस 188xy क्यूब एट कॉन्स्टेंट y। तो दैट इक्वल टू क्या हो गया डेल बाय डेल एक्स 17x क्यूब एट कॉन्स्टेंट y प्लस डेल बाय डेल एक्स 188xy क्यूब एट कॉन्स्टेंट क्या हो गया y। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3 इंटू 17x स्क्वायर प्लस 188y क्यूब दैट इक्वल टू 51x स्क्वायर प्लस 188y क्यूब। तो देखिए मेरा डेल एम बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट x का वैल्यू आ रहा है 51x स्क्वायर प्लस 188y क्यूब। वैसे ही मेरा डेल एन बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y उसका भी वैल्यू आ रहा है 51x स्क्वायर प्लस 188y क्यूब। दोनों का ही वैल्यू वही आ रहा है, दोनों का ही वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, दोनों का ही वैल्यू सेम आ रहा है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरा डेल एम बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल टू क्या होगा डेल एन बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। सो मेरा डी जेड क्या होगा इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और मेरा जेड क्या होगा इसीलिए
स्टेट फंक्शन होगा। तो वेरीफाई क्या करने के लिए दिया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं बोला था, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा और मेरा जेड क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि राइटिंग वी एच फंक्शन ऑफ टी एंड पी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, so that for an ideal gas dV is an exact differential। तो बोला है कि आइडियल गैस के लिए मेरा जो dV है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, वो बोला है, और गिवन है कि मेरा वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर का फंक्शन है। तो मेरा सॉल्यूशन, तो मेरा क्या दिया है कि वॉल्यूम को बोला है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम को बोला है क्या, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dV इक्वल टू लिख सकता हूँ डेल V बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P dt प्लस डेल V बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट T dP। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, डिफरेंशियल के हिसाब से ये वाला फॉर्म उसका आ गया। तो अभी देखिए, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे प्रूव करना है, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे प्रूव करना है, तो इसको मुझे m और n के टर्म्स में कर देना है। तो पहले क्या करूंगा, फॉर आइडियल गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, क्या है 1 मोल है, क्या होगा PV इक्वल टू RT होगा, तो दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू क्या होगा RT बाय P होगा, V इक्वल टू RT बाय P होगा। तो डेल V बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P क्या होगा, डेल बाय डेल टी ऑफ RT बाय P एट कॉन्स्टेंट P, R भी कॉन्स्टेंट P भी कॉन्स्टेंट, तो इसका वैल्यू आ गया R बाय P, इसका वैल्यू आ गया क्या R बाय P। वैसे ही मेरा डेल V बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट T इक्वल टू क्या हो गया, डेल बाय डेल P ऑफ RT बाय P एट कॉन्स्टेंट T। तो RT बाय P, RT तो कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो गया डेल बाय डेल V ऑफ 1 बाय P, तो माइनस 1 बाय P स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया माइनस RT बाय P स्क्वायर, माइनस RT बाय P स्क्वायर। तो ये हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, दैट इम्प्लाइज मेरा जो dV है उसका वैल्यू क्या हो गया R बाय P dt प्लस माइनस RT बाय P स्क्वायर dP, माइनस RT बाय P स्क्वायर क्या हो गया dP हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, इसको पकड़ लूंगा M, इसको पकड़ लूंगा मैं क्या N, इसको पकड़ लूंगा M और इसको पकड़ लूंगा N। समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी इरेज करता हूं, लिख लीजिए। तो मैंने उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, लीनियर इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद आगे हमें सॉल्व करना है।
तो मुझे मेरा लीनियर इक्वेशन मिल गया। देन मुझे क्या करना है, डेल एम बाय क्या होगा, एम है किसके साथ, dt के साथ, तो बच गया कौन, dp, तो नीचे आएगा कौन, dp एट कांस्टेंट t। वैसे ही n किसके साथ है, इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल p r बाय p एट कांस्टेंट t। r तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा माइनस r बाय p स्क्वायर। उसके बाद n देखिए, n क्या है, n किसके साथ है, p है, p के साथ है, तो p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो बच गया कौन, t। तो नीचे कौन आ जाएगा, p का ऑपोजिट है t, नीचे आ जाएगा t एट कांस्टेंट p। उलट जाता है, मतलब m के साथ अगर dt है तो t क्या होगा, dt का ऑपोजिट dp है, तो dp आ जाएगा नीचे, कांस्टेंट t हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, डेल बाय डेल टी ऑफ माइनस आर टी बाय पी स्क्वायर एट कांस्टेंट p। तो मेरा प्रेशर टर्म कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ t ही डिफरेंशिएट होगा, तो इसका भी वैल्यू आ गया क्या, माइनस आर बाय पी स्क्वायर। तो सो मुझे क्या मिल गया, मेरा डेल एम बाय डेल पी एट कांस्टेंट t इक्वल टू डेल एन बाय डेल टी एट कांस्टेंट p, डेल एन बाय डेल टी एट कांस्टेंट p हो गया। सो मेरा जो dv था वो क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। मेरा जो dv था वो क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। और मेरा v क्या बोल सकते हैं उसको, स्टेट फंक्शन हो गया। मेरा dv हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल और मेरा v हो गया क्या, स्टेट फंक्शन। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए कैसे हो रहा है ये, कंफ्यूज मत होना। देखिए आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए तो क्वेश्चन दिया है कि so that pressure is a state function for a gas obeying P plus A by V square into V इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो ये एक दिया है, उसको ओबे कर रहा है कौन, प्रेशर। बोला है कि प्रूव करो कि ये क्या है, स्टेट फंक्शन है प्रेशर। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो हम प्रेशर को इस इक्वेशन से लिख देंगे। तो P इक्वल टू क्या हो गया, तो पहला इसको स्टेप, सेकंड स्टेप होगा P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर टी बाय वी। दैट इम्प्लाइज P इक्वल टू क्या हो गया, आर टी बाय वी माइनस ए बाय वी स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया इस फंक्शन से कि मेरा जो P है वो फंक्शन ऑफ क्या क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। मेरा जो P है वो फंक्शन किस किस का है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये दोनों ही वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि dP इक्वल टू डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी प्लस डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी। ठीक है, डी टी ऐसे मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ये वाला एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ। तो अभी क्या करूँगा, प्रेशर के जगह मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगा।
प्रेशर की जगह में ये वाला वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे m क्या हो गया, डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी हो गया, दैट इक्वल टू क्या मिल गया, डेल बाय डेल वी ऑफ आर टी बाय वी माइनस ए बाय वी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट टी। तो दैट इक्वल टू क्या हुआ, डेल बाय डेल वी आर टी बाय वी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस डेल बाय डेल वी ए बाय वी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, दोनों को सेपरेट आउट कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू इसका क्या होगा डेरिवेटिव माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर प्लस 2a बाय वी क्यू, 2a बाय क्या हो गया v टू द पावर q, v टू द पावर q। तो ये मुझे मिल गया m का वैल्यू। ठीक है, m का वैल्यू मिल गया। उसके बाद n का वैल्यू क्या होगा, देखिए मेरा n इक्वल टू हो रहा है डेल p बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट v इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ आर टी बाय वी माइनस ए बाय वी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट v, दैट इक्वल टू क्या हो गया, डेल बाय डेल टी आर टी बाय वी एट कॉन्स्टेंट v माइनस डेल बाय डेल टी ए बाय वी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट v। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सब कांस्टेंट है, इसमें t है, तो ये क्या हो जाएगा r बाय v। तो मेरा n का वैल्यू हो गया क्या, r बाय v, n का वैल्यू हो गया क्या, r बाय v। समझ में आ गया। तो m का वैल्यू मुझे मिल गया ये, n का वैल्यू मुझे मिल गया ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद का स्टेप देखिए उसके बाद का स्टेप होगा डेल m बाय m के साथ कौन था, v था, m के साथ कौन था, v था, m के साथ v था, तो यहाँ पे रहेगा डेल t एट कॉन्स्टेंट v इक्वल टू हो गया डेल बाय डेल टी माइनस आर टी बाय वी स्क्वायर प्लस 2a बाय वी क्यू एट कॉन्स्टेंट v इक्वल टू क्या हो गया, डेल बाय डेल टी माइनस आर टी बाय वी स्क्वायर, हाँ या ना, एट कॉन्स्टेंट v प्लस डेल बाय डेल टी 2a बाय वी क्यूब एट कॉन्स्टेंट v। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सब कांस्टेंट है, तो दैट इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर बाय वी स्क्वायर। तो मेरा डेल एम बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी क्या हो गया, माइनस आर बाय वी स्क्वायर। वैसे ही इधर क्या है, डेल एन बाय एन किसका टर्म में है, डेल टी के, तो उल्टा हो जाएगा, ये डेल वी हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट टी हो जाएगा, इक्वल क्या हो गया डेल बाय डेल वी, एन के जगह पड़ा आर बाय वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू ये हो गया क्या, माइनस आर बाय वी स्क्वायर। सो मेरा क्या हो गया, डेल एम बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू डेल एन बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट, डेल एन बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी हो गया, हाँ या ना। तो मेरा dp हो गया क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एंड p हो गया क्या मेरा, p हो गया मेरा स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये जब इक्वल होते हैं तो p क्या होगा, मतलब जो फंक्शन होगा वो स्टेट फंक्शन होगा। ये अगर इक्वल नहीं होंगे, अगर अनइक्वल होंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो पाथ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो नहीं होगा तो वो पाथ फंक्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको इरेज करता हूं,
देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन था सो दैट डेल अल्फा बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल टू माइनस डेल बीटा बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम अल्फा और बीटा लिख देंगे। अल्फा इक्वल क्या है 1 बाय वी डेल वी बाय क्या था आइसो, पहले क्या था आइसोबारिक कांस्टेंट पी। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू अल्फा वी, हाँ या ना। वैसे बीटा इक्वल टू क्या था -1 बाय वी डेल वी बाय आइसो थर्मल कांस्टेंट टी। दैट इम्प्लाइज डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस बीटा वी। ये हमें दो एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद देखिए मेरा वॉल्यूम को हम फंक्शन ऑफ टी एंड पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया डी वी इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डेल वी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी, आया ना। इनका वैल्यू अगर इधर पुट कर दिए तो क्या हो गया डी वी इक्वल टू अल्फा वी डी टी प्लस माइनस बीटा वी डी पी। तो दैट इम्प्लाइज मेरा डी वी बाय वी इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा डी टी प्लस माइनस बीटा डी पी। तो मैं मेरा जो डी वी बाय वी को लिख सकता हूँ डी लॉन वी इक्वल टू अल्फा डी टी प्लस माइनस बीटा डी पी, माइनस बीटा डी पी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहां तक आप पहले लिख लीजिए, यहां तक आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर लिख दूंगा। हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं दैट इम्प्लाइज डी लॉन वी इक्वल टू अल्फा डी टी प्लस माइनस बीटा डी पी, आया ना। तो आप सबको पता है कि मेरा वॉल्यूम क्या है स्टेट फंक्शन है। तो अगर वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है तो मेरा लॉन वी भी क्या होगा स्टेट फंक्शन होगा, लॉन वी भी स्टेट फंक्शन होगा। तो मेरा डी लॉन भी क्या होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, आया ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। समझ में आया। तो ये मेरा क्या है n है m है और ये मेरा क्या है n है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जब होता था क्या होता था डी एम बाय यहाँ पे डी टी है तो उसका ऑपोजिट क्या है डी पी आएगा डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल एन बाय एन के साथ कौन है डी पी, तो उसका नीचे ऑपोजिट आएगा डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, मतलब m के नीचे ये चला जाएगा n के नीचे ये चला जाएगा, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो मेरा m का वैल्यू कितना है दैट इम्प्लाइज डेल अल्फा बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल माइनस बीटा बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो दैट इम्प्लाइज डेल अल्फा बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू क्या हो गया माइनस डेल बीटा बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। यही मुझे प्रूव करना था, मैंने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, इसको मुझे प्रूव करना था, मैंने इसको प्रूव कर दिया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यूलर्स थ्योरम को यूज करके हम कितना काम कर सकते हैं देखिए। तो ये क्या था अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद आज का फाइनल क्वेश्चन करेंगे हम।
क्वेश्चन है वेरीफाई work W is not a state function, is not a state function for 1 mole of ideal गैस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है। क्या है? स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ फंक्शन है, वो हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है क्या? टू प्रूव क्या है? W इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। उसका मीनिंग क्या है? दैट इज dW इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि dW इक्वल टू होता है माइनस PdV। ये हम आगे पढ़ेंगे, वर्क डन के बारे में जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ही थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो वर्क डन क्या होता है? माइनस PdV होता है, ये आप जान लीजिए। उसके बाद हम जानते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होता है? PV इक्वल टू RT। PV इक्वल टू क्या होता है? RT होता है। तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ D ऑफ PV इक्वल टू D ऑफ RT। दैट इम्प्लाइज D ऑफ PV को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि PdV प्लस VdP, मतलब एक का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, इक्वल टू क्या होगा? RdT। RdT जैसे डेरिवेटिव ऑफ U इंटू V क्या होता है? एक का डेरिवेटिव दूसरा कांस्टेंट रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव और एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। तो दैट इम्प्लाइज मेरा हो गया क्या? माइनस PdV, मतलब इसको इस साइड लेने से VdP माइनस RdT। माइनस PdV इक्वल टू क्या मिल गया? VdP माइनस RdT, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं dW इक्वल टू क्या हो गया? VdP माइनस RdT। वर्क को मैंने क्या कर लिया? दो फंक्शन में डिवाइड कर लिया। तो dW इक्वल टू VdP माइनस RdT, ठीक है, RdT। तो यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मुझे मिला कि ये मेरा क्या है? M है, ये मेरा क्या है? N है। तो मेरा M इक्वल टू मुझे मिल गया V, N इक्वल टू मुझे मिल गया क्या? माइनस R। तो मैं क्या करूंगा? दिखाना है मुझे कि ये लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो मेरा होगा डेल M बाय M के साथ कौन है? P है, इधर T है तो T नीचे आएगा, कांस्टेंट P इक्वल टू क्या हो गया? डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट P। डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट P, हाँ या ना? तो V के जगह मैं क्या डाल सकता हूं? RT बाय P एट कांस्टेंट P। V के जगह क्या आएगा? RT बाय P अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये R बाय P, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या? R बाय P। वैसे ही डेल N बाय N के साथ कौन है? dt है, तो इधर आएगा क्या? dP एट कांस्टेंट T इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल बाय डेल P माइनस R एट कांस्टेंट T। R तो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका वैल्यू आ गया 0, आया ना? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरा
डेल एम बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज नॉट इक्वल टू क्या है, डेल एन बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, सो मेरा डी डब्ल्यू जो है इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो डी डब्ल्यू अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, देन डब्ल्यू इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो डब्ल्यू क्या होगा, स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो डब्ल्यू स्टेट फंक्शन नहीं होगा, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है कि सो डब्ल्यू इज क्या होगा, पाथ फंक्शन, और क्या, यही तो बोला था ना। तो वार्क डी डब्ल्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, इसीलिए मेरा वार्क स्टेट फंक्शन नहीं होगा, सो मेरा वार्क को हम पाथ फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में सबको आ गया। तो आज हमें यहाँ तक ही पढ़ना था, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तब तक अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए।